हंसिनी अपनी सास माधुरी, पति सौरभ और बेटे टप्पू के साथ रहती है। पिछले 1 महीने से उसकी ननंद निकिता और उसकी बेटी मिंटी भी उसके साथ ही रहती है, क्योंकि हेमंत की जॉब छूट चुकी थी और उन्हें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। एक दिन की बात है, निकिता, मैं मॉल में जा रही हूँ, आज सेल लगी है ना, इसीलिए तुम टप्पू और मिंटी दोनों का टिफिन बना दो और हाँ, दोपहर का खाना भी बना देना। ठीक है हंसिनी भाभी, मैं बना दूंगी। थैंक यू निकिता। हंसिनी जब बाहर निकल रही होती है तभी उसकी सास माधुरी उसे रोक लेती है। रुक जा बहू। ओफो माँ जी, आप सच में इंसान हो या कोई काली बिल्ली? जब देखो तब मेरा रास्ता काटती रहती हो। बताओ क्या हुआ है? देख बहू, निकिता तेरी हर बात मानकर काम करती रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तू हर बार उसे काम पे काम बोलती रहे। अरे माँ जी, अगर 2 काम एक्स्ट्रा कर दिए तो कौन सी आफत आने वाली है? और अगर मैं इस घर की बहू हूँ तो वो भी तो इस घर की बेटी है। एक तो पहले ही कुछ पैसे देने का नाम नहीं, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं वो तीनों। बस बहू, फालतू की ज्यादा बकवास मत कर। मैं इस घर को ना सिर्फ सौरभ के पैसों से बल्कि अपने स्वर्गवासी पति के पेंशन से भी चला सकती हूँ और अपनी बेटी का भी ध्यान रख सकती हूँ। तो तुझे मुझे पैसों का ताना मारने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई ना? अपनी सास की ये बातें सुनकर हंसिनी गुस्सा हो जाती है और मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। फिर एक दिन जब मिंटी और टप्पू को स्कूल से कोई प्रोजेक्ट मिलता है तभी मिंटी उसे पूरा करती है। ये देखकर हंसिनी उसके पास आती है। अरे वाह मिंटी बेटा, तुमने तो ये प्रोजेक्ट काफी बढ़िया तरीके से बनाया है। वेरी गुड बेटा। थैंक यू मामी। यू आर वेलकम बेटा। अच्छा, अगर तुम ऐसा ही एक प्रोजेक्ट अपने भाई टप्पू के लिए बनाओगे ना तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी। बना लोगी ना तुम? हाँ मामी, क्यों नहीं, मैं टप्पू का भी प्रोजेक्ट कर लूंगी। थैंक्स बेटा। उसकी तबीयत खराब है ना, इसीलिए मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, और कोई बात नहीं है। हंसिनी अब टप्पू का प्रोजेक्ट भी मिंटी से ही करवाती है। फिर थोड़ी देर बाद में जब निकिता ये सब देख और जान लेती है तभी वो मिंटी को टप्पू का प्रोजेक्ट करने से रोक लेती है। मिंटी, तुम टप्पू का प्रोजेक्ट क्यों कर रही हो? अरे मम्मी, ये प्रोजेक्ट करने के लिए मुझे मामी ने कहा है। वो टप्पू की तबीयत खराब है ना, इसीलिए। नहीं मिंटी, तुम इस प्रोजेक्ट को नहीं करोगी। तभी हंसिनी वहां पर आ जाती है। निकिता, अगर मिंटी ने टप्पू का प्रोजेक्ट बना भी दिया तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? चुप रहिए भाभी। और मिंटी, तुम बाहर जाओ बेटा। ओके मम्मी। फिर मिंटी वहां से चली जाती है। भाभी, बच्चों से झूठ बोलकर काम करवाते हुए आपको कोई शर्म नहीं आती क्या? मुझे पता है कि टप्पू स्विमिंग करने गया है और आप मिंटी से ये कह रही हो कि उसकी तबीयत खराब है। देखो निकिता, दूसरी बातों की भड़ास मुझ पर मत निकालो। अरे वो दोनों भाई बहन हैं और एक दूसरे की उन्होंने मदद कर भी दी तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। बात मदद करने की नहीं है भाभी। अगर टप्पू अपना काम खुद नहीं करेगा तो फिर वो कैसे सीखेगा? स्कूल वाले लोग इन बच्चों को ये सारे प्रोजेक्ट्स इसीलिए देते हैं ताकि इनका मानसिक विकास हो। ये बच्चे कुछ ना कुछ सीख सके, समझ सके। पर आप जैसी माओ के कारण बच्चे बिगड़ जाते हैं। बस करो निकिता, ज्यादा ज्ञान मत दो। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं एक बुरी माँ हूं क्या? अपनी जबान संभाल कर बात करो निकिता। मैंने वैसा नहीं कहा है भाभी। आपको समझदार होना पड़ेगा और बच्चों को सही सीख देनी होगी।
मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या सीख देनी है और क्या नहीं। तुम अपना ये 2 टके का फालतू का ज्ञान अपने पास ही रखो। नॉनसेंस कही की। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और अब गुड़ी पाड़वा का त्योहार आने वाला होता है। इसीलिए सौरभ हंसिनी को उसके और निकिता के कपड़े के लिए पैसे देता है, लेकिन हंसिनी सिर्फ अपने लिए ही साड़ियां लाती है। अरे ये क्या बात है हंसिनी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपने और निकिता के लिए साड़ियां लाना, तो फिर तुम ये 2 साड़ियां खुद के लिए क्यों लेकर आई हो? जाने दीजिए ना भैया, कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं? अरे नालायक बदमाश लड़की, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी ना? तूने मेरी बेटी के लिए साड़ियां क्यों नहीं लाई? अरे माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे ये दोनों भी साड़ियां अपने लिए पसंद आ गई, इसीलिए मैंने ये सोचा कि आज मैं खुद के लिए खरीद लेती हूँ, फिर निकिता के लिए बाद में खरीद लूंगी। चुप रहो हंसिनी, अब इन 2 साड़ियों में से एक साड़ी निकिता को दे दो। चलो जल्दी से दे दो। अरे पगला गए हो क्या? मैं क्यों दूं अपनी साड़ी? मैं कोई अपनी साड़ी वाड़ी नहीं देने वाली। ये साड़ियां खास मैंने अपने लिए चुनकर लाई है। इतना कहकर हंसिनी रुबाब में वहां से अपने कमरे में जाने लगती है और उसकी बातें सुनकर सौरभ को बहुत गुस्सा आता है और वो भी गुस्से में उसके पीछे चला जाता है। माँ, ये सब मेरे ही कारण हो रहा है। बस अब हेमंत को जल्दी से कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। मैं यहाँ अब और बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। निकिता बेटी, तू ऐसा ख्याल अपने दिमाग में क्यों ला रही है? भूल मत, ये तेरा भी घर है और तू उस चुड़ैल हंसिनी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे। वो तो है ही एकदम नालायक और बुरी। मैं और तेरा सौरभ भैया है ना तेरे लिए, और हमारे होते हुए उसकी क्या मजाल है? अरे इस घर पर उससे ज्यादा तेरा हक है। ठीक है माँ। ऐसे ही एक दिन हंसिनी घर में रखा हुआ राशन छुपा छुपा कर रखती है ताकि वो निकिता के हाथ ना लगे। लेकिन एक दिन निकिता हंसिनी को जाम और बटर छुपाते हुए देख लेती है। भाभी, ये आप क्या कर रही हो? मुझे नहीं लगा था कि आपके मन में इतना खोट है कि आप अब जाम और बटर तक छुपाओगे मुझसे। अरे आपको तो अच्छी तरह से पता है कि मिंटी को जाम और बटर वाले ब्रेड्स कितने पसंद है, और इसीलिए आप ये सब कर रही हो ना? हाथ छुपाया है मैंने, और छुपाऊं नहीं तो क्या करूं फिर? तुम और तुम्हारा पति इस घर में तो एक पैसा भी नहीं देते। कब से बस डेरा जमा कर बैठे हो यहाँ पर। अरे अब तो 1 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक तुम्हारे बेरोजगार पति को एक भी जॉब नहीं मिली है। राशन क्या पेड़ पर उगता है क्या? तभी वहां पर माधुरी आती है। हंसिनी, तमीज से बात कर, वरना मैं तेरे दोनों गाल सुझा दूंगी। ज्यादा चिल्लाइए मत माँ जी, कुछ गलत नहीं कहा है मैंने। जो सच्चाई है वही कहा है मैंने। अरे जब कमाने वाले को कोई दिक्कत नहीं हो रही तो फिर तुम्हें क्यों आग लग रही है? अरे तुम इंसान हो या खलनायिका हो, तुम में तो जरा सी भी इंसानियत नहीं है। बुज़दिल कही की। रहने दो माँ, भाभी से बहस करना बेकार है। और भाभी आप हिसाब कीजिए और मुझे बताइए, मैं आपके सारे पैसे पाई पाई करके चुका दूंगी। बस एक बार हेमंत को जॉब मिल जाए, फिर हम तीनों भी यहाँ से चले जाएंगे। अरे अब क्या मैं यही सब करती बैठूं क्या? मुझे और कोई काम धंधा है या नहीं? तुम ही करो अपना अपना हिसाब। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है, बहुत सारे काम है मुझे। इतना सब होने के बाद भी हंसिनी बेशर्मों की तरह ही रहती है और वो टप्पू को भी गलत सीख देती है। देख टप्पू बेटा, मिंटी से बिल्कुल भी बात नहीं करना। और हाँ, बुआ और फूफा जी ने कोई काम बोला
तो वो बिल्कुल भी मत करना। वो लोग बहुत बुरे लोग हैं। उनसे दूर रहना ही सही है तेरे लिए। और अपना टिफिन या फिर अपने पैसे मिंटी को बिल्कुल भी मत देना। जो खाना है अकेले ही खाओगे तुम। और उन पैसों से जो भी खरीदना है वो बस तुम अपने लिए ही खरीदना। ओके मम्मी। फिर रात होने पर जब सौरभ ऑफिस से घर लौटता है तब माधुरी घर में हुए तमाशे के बारे में उसे बता देती है। हंसिनी, आखिर तुम कब सुधरोगी? मुझे माँ ने सब बताया है कि तुम निकिता और जीजाजी के साथ किस तरह से पेश आती हो। अरे इतना कठोर भी कोई कैसे हो सकता है? और भूलो मत, जब मेरा टाइम खराब था तब मेरे लिए तो वो दोनों ही थे। उन्होंने मेरी कितनी मदद की थी। और दूसरी बात, टप्पू को भड़काना बंद करो। उसने भी मुझे बताया है कि कैसे तुम उसे गलत बातें सिखाती हो। देखो सौरभ, तुम एक इमोशनल फूल हो, लेकिन मैं नहीं। अरे वो दोनों तो यहाँ पर बस अपने फायदे के लिए रह रहे हैं। और वो दोनों गिरगिट है। कब अपना रंग बदले उनका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए दूसरों की बातें सुनकर मेरे पास अपना भाषण देने के लिए मत आया करो। सौरभ के समझाने के बावजूद भी हंसिनी उसकी कोई बात नहीं सुनती। फिर एक दिन मिंटी और टप्पू दोनों साथ मिलकर गार्डन में खेल रहे होते हैं। और वहीं पर पड़ोस के घर के पास एक आम का पेड़ भी होता है। और टप्पू वहां पर चढ़ने की बहुत जिद करता है। नहीं टप्पू, तू उस पेड़ पर मत चढ़, तुझे चोट लग जाएगी। अरे नहीं मिंटी, मैं तो तलकल ही लूंगा। मुझे वो ताजे ताजे लतीले आम खाने हैं। टप्पू मिंटी की बात नहीं मानता और पेड़ पर चढ़कर गिर जाता है, जिस कारण उसे बहुत गंभीर चोट आती है। टप्पू की रोने की आवाज सुनकर सभी घर वाले गार्डन में आ जाते हैं और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन हंसिनी, वो तो बस मिंटी पर ही चिल्लाने लगती है। मिंटी, तुम्हारी इतनी हिम्मत! अरे तुम्हारे कारण ही मेरे बेटे को चोट आई है। निर्लज्ज कही की, एक थप्पड़ लगाऊंगी ना तब समझ आएगा तुम्हें। बेवकूफ कही की। हंसिनी की डांट सुनकर मिंटी बहुत रोने लगती है। और टप्पू की इतनी चोट देखकर हंसिनी को कोई बोल भी नहीं पाता। सभी लोग चुपचाप खड़े रहते हैं। देखा माँ जी, देखा ना सौरभ, इन लोगों को यहाँ पर रहने देने का ये नतीजा निकला है। अरे मुझे तो ये लगता है कि निकिता ने जानबूझकर अपनी बेटी को सिखाया है कि टप्पू को चोट दे दे, क्योंकि ये लोग तो है ही इतने बुरे। देखो अब कितनी चोट आई है मेरे टप्पूड़ा को। अले माँ, टप्पू बेटा तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। मैंने डॉक्टर को भी बुलाया है, तू घबरा मत बेटा। लेकिन माँ, मुझे मिंटी की वजह से चोट नहीं आई है। मैं खुद पेट पत्थर आता, ये तो मुझे मना कर ली थी, लेकिन मैंने इसकी बात मानी ही नहीं। मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए थी माँ। ओल माँ, ये ओल बुआ, हल बाल गलत नहीं हो सकते। ये तो मेरा अत्ता ही चाहते हैं। आप इनके बारे में इतना बुला क्यों सोचती हो माँ? देखो ना मिंटी को, बिचाली कितनी लो रही है, इसे मत डांटी है माँ। क्या? देखा बहू, अरे इस छोटे से बच्चे से कुछ सीख ले। हाँ हंसिनी, अब तो टप्पू को भी समझ आ रहा है कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है। तो फिर तुम क्यों ऐसा कर रही हो? और आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हें जीजाजी और निकिता से? तुम इन दोनों के साथ इस तरह से पेश क्यों आती हो? और रही बात मिंटी और टप्पू की, इन दोनों भाई बहनों को अच्छे से क्यों नहीं रहने देती तुम? क्यों इनसे इनका बचपन छीन रही हो? और सबके साथ प्यार से मिलजुल कर रहने में तुझे क्या दिक्कत है? वक्त का कोई भरोसा नहीं कि आखिर कब क्या हो जाए। अरे मेरी बेटी तो तुझे कोई परेशानी नहीं देती, तो फिर तू ये सब नाटक क्यों करती है?
आज तक तुझे कितनी बार समझाया है, लेकिन तेरे दिमाग में तो कोई बात नहीं जाती। अब बस, बहुत हुआ। अब तूने अगर अपनी कोई नई चाल चली या फिर कुछ बुरा किया तो दूसरों को घर से निकालने के चक्कर में कहीं तेरा ही ना नंबर लग जाए। बस इस बात का ध्यान रखना, समझी कि नहीं? माधुरी की बातें सुनकर हंसिनी की बोलती ही बंद पड़ जाती है और उसके पास शांत रहने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। लेकिन उस दिन के बाद से वो सबके साथ मिलजुल कर रहने लगती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब उसका इस घर में कुछ भी नहीं चलने वाला। मल्लिका और नरेन अपने बेटे अंकित के साथ रहते हैं। उनका टेक्सटाइल का बिजनेस था, लेकिन अब वो पूरी तरह से लॉस में जा चुका था, जिस कारण उनकी सारी संपत्ति और जायदाद अब बिक चुकी थी और अब वो एक किराए के घर में रहते हैं। मल्लिका, अब अंकित की शादी की उम्र हो चुकी है। अभी हम इसकी शादी नहीं कराएंगे तो कब कराएंगे? बुढ़ापे में? हाँ नरेन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हमें नरेन के लिए एक गरीब और भोली भाली लड़की ढूंढनी होगी, ताकि आगे चलकर हमें कोई दिक्कत ना आए। और तो और, लड़की अगर नीचे के दर्जे की रहेगी तो अपने हाथ में भी रहेगी। हाँ मल्लिका, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और वैसे भी बिजनेस में लॉस होने की वजह से मेरी इज्जत की पूरे शहर में धज्जियां उड़ चुकी है। अब तो कोई अमीर बाप अपनी बेटी भी नहीं देगा हमारे अंकित के लिए। हाँ जी, वो भी है। मुझे भी हमेशा इसी बात की चिंता सताती है। एक तरफ मल्लिका और नरेन अंकित की शादी की चिंता में होते हैं और वही दूसरी तरफ अंकित अपनी गर्लफ्रेंड श्वेता के साथ होता है। अंकित को पता चल जाता है कि घर वाले उसकी शादी के बारे में सोच रहे हैं और उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, और ये बात वो श्वेता को बताता है। क्या? ये नहीं हो सकता अंकित, तुम सिर्फ मेरे हो। माना कि तुम्हारी फैमिली बंगले से किराए के घर में रहने आ गई, और तो और तुम्हारे पापा के कंपनी की इज्जत भी मिट्टी में मिल चुकी है, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं तुमसे ही शादी करूंगी अंकित। लेकिन श्वेता, तुम कितनी अमीर हो, तुम्हें चाहे तो कोई भी मिल सकता है, और अभी हमारी उतनी हैसियत भी नहीं है, तो क्या तुम मेरे लिए इतना एडजस्ट कर पाओगे? देखो अंकित, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह लूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी अंकित। हाँ श्वेता, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। आई थिंक अब हमें हमारे घर पर बता देना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। फिर अंकित और श्वेता दोनों घर पर अपने रिश्ते के बारे में बताते हैं। पहली बार में तो मल्लिका और नरेन रजामंदी नहीं देते, लेकिन जब काफी ढूंढने के बाद भी अंकित के लिए कोई लड़की नहीं मिलती, तब जाकर मल्लिका और नरेन को ना चाहते हुए भी श्वेता को अपनी बहू बनाना ही पड़ता है। लेकिन शादी के बाद वो लोग श्वेता से कटे कटे से रहते हैं और उससे ठीक से बात भी नहीं करते। माँ जी, पापा जी, ये लीजिए आप दोनों का नाश्ता। और माँ जी, मुझे एक बार अंकित ने कहा था कि आपको ये भुने हुए मसाले वाले मखाने बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ये आपके लिए लाए हैं। हाँ हाँ ठीक है, रखो इधर और चली जाओ यहाँ से। अरे जाओ भी, अब क्या यहीं पर डेरा जमा कर बैठने का इरादा है क्या तुम्हारा? सास ससुर की ऐसी बातें सुनकर श्वेता को बहुत बुरा लगता है। फिर एक दिन श्वेता की मामी सास तेजस्विनी घर पर आती है। और श्वेता बहू, कैसी हो तुम? ये नया रिश्ता और नया ससुराल कैसे लगा तुम्हें? तुम्हारा मन तो लग रहा है ना? अब आपसे क्या छुपाऊं मामी जी, अंकित के बाद तो आप ही हो इस घर में जो मुझसे अच्छी तरह से बात कर रही हो, इसीलिए आपको बता रही हूँ। मामी जी, ये लोग मुझसे ठीक से पेश नहीं आते, सीधे मुंह बात तक नहीं करते मुझसे। एकदम पराया सा महसूस हो रहा है मुझे यहाँ पर।
ये ससुराल तो मुझे अपना घर लगता ही नहीं मामी जी। क्या? हाँ मामी जी। ये दोनों पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे इन लोगों के पास पैसा आता गया, ये लोग तो घमंडी हो गए। और अब जब पूरा पैसा चला गया है, तब भी इनका घमंड नहीं गया है। वो तो अभी भी उसी रुतबे में रहते हैं। लेकिन इन सब में एक ही बात अच्छी है कि तू मिल गई अंकित को, वरना वो तो बुरी तरह बिगड़ ही गया था। मामी जी, क्या आप मुझे बता सकती हो कि अमीर होने के बाद भी ये लोग इतने नीचे कैसे आ गए? पहले तो ये लोग महलों में रहते थे, लेकिन अब देखो ना, किराए के घर में रहते हैं। अरे श्वेता बहू, ये बात कई सालों पहले की है। तेजस्विनी श्वेता को सारी कहानी बताने लगती है। आज से कई सालों पहले, जब अंकित स्कूल की पढ़ाई कर रहा होता है, उस समय नरेन शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन होता है और वो लोग बहुत अमीर थे। जब जब उनके घर में मेहमान आते थे, वो लोग बिना सोचे समझे पानी की तरह पैसा खर्च करते थे, वो भी बस दिखावे के लिए और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। ये लीजिए, ये आप सबके लिए तोहफे हैं। अरे बाप रे, इतना महंगा ज्वेलरी सेट! इस सब की क्या जरूरत थी भाई साहब? हाँ भाई साहब, ये गाड़ी भी लाखों रुपए की है। क्या आप भी? आज नरेन और मेरी सालगिरह है, इसीलिए मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट नहीं देनी चाहिए क्या? और ये सब तो बस मामूली से तोहफे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मामूली तोहफे? क्या मल्लिका दीदी, अरे ये तो कितना महंगा है। फिर मेहमान चले जाते हैं। अरे मल्लिका दीदी, आपको इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? कितने महंगे तोहफे दिए आपने। हाँ मल्लिका दीदी और जीजू, आप दोनों को सोच समझकर खर्चा करना चाहिए। अरे साले साहब, जब हमारे पास भगवान ने इतनी धन दौलत दी है, तो उसका अचार डालते बैठे क्या? आप लोगों में और हम में तो यही फर्क है कि हमारे पास है, इसीलिए हम ये सब करते हैं, और आपके पास नहीं है, इसीलिए आप सब लोग मुंह बंद करके बैठते हैं। इस तरह उन दोनों को समझाने पर भी वो लोग उनकी कोई बात नहीं सुनते और इसका मेहमान भी अच्छे से फायदा उठाते अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए। जब जब मल्लिका किट्टी पार्टीज में जाती है, तब वो महंगे गहने और ब्रांडेड आइटम पहनकर जाती है। ओह माय गॉड मल्लिका, तुम्हारे गहने तो कितने सुंदर है, और ये पर्स भी। हाँ हाँ, वो बात तो है। अब ये सब आइटम ब्रांडेड जठेरे, और सबसे बड़ी बात, ये मेरे गले का नेकलेस, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव तो यही आइटम है। यार मल्लिका, तुम्हारी लाइफस्टाइल तो काफी रिच है, तुम तो हर चीज चुटकियों में पा सकती हो। वाकई में क्या नसीब पाया है तुमने। अरे लेकिन किट्टी पार्टी के लिए इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है? ये कोई दिखावा विखावा नहीं है, मेरे पास है इसीलिए मैं पहनती हूँ, और तुम्हारे पास नहीं है इसीलिए तुम जलती हो मुझसे। और हाँ, कल मेरी फ्लाइट है सुबह की, लंदन जाने वाली हूँ मैं घूमने के लिए। अब मैं तो घर की लक्ष्मी हूँ ना, मेरे आने से पहले क्या था मेरे पति के पास, लेकिन मेरे शादी के बाद तो इनकी किस्मत का ताला ही खुल गया, इसीलिए मैं इन सभी खुशियों का लाभ उठाती हूँ। हाँ यार, वैसे तेरी बात में भी दम है। फिर एक दिन तेजस्विनी अपनी ननद मल्लिका से मिलने आती है। मल्लिका दीदी, आपको पता है क्या, मैंने ना एक जगह पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जहां पर ऐसी स्कीम है कि आपको महीने में सिर्फ 2 या 3 हजार भरने हैं, और फिर 20 सालों के बाद उसके 80 से 90 लाख या फिर 1 करोड़ भी हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ, ताकि आप भी इस योजना में इन्वेस्ट कर सको। क्या हुआ दीदी, मैंने तो कोई जोक नहीं मारा, तो फिर आप हंस क्यों रही हो?
अरे तेजस्विनी, मैं इसीलिए हंस रही हूँ क्योंकि ये सब चोचले सिर्फ तुम जैसी मिडिल क्लास औरत ही कर सकती है। अरे ऐसी स्कीम वाली कंपनियों को तुम्हें यूं चुटकी बजाकर खरीद सकती हो। और रही बात तुम्हारी, तो तुम भी कहाँ ये 2-3 हजार इन्वेस्ट करने के पीछे पड़ी हो। और तुम्हें क्या गारंटी है कि तुम 20 साल बाद भी जिंदा रहोगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उसी 2-3 हजार में ऐश करो, घूमो फिरो, अपने पसंद के कपड़े लो और गहने खरीदो। और क्या चाहिए एक औरत को। पर दीदी, अरे क्या परवर लगा रखी है। देख तेजस्विनी, हम तो यूं ही महीनों में करोड़ों कमा लेते हैं। हमें ये सेविंग वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी पानी जैसा पैसा पड़ा है हमारे पास। और पैसे का क्या है, पैसे तो हाथ का मेल है, आज है कल नहीं। इतना नहीं सोचते, सो जस्ट एंजॉय। तेजस्विनी के समझाने पर भी मल्लिका सेविंग करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचती। फिर एक दिन नरेन अंकित के एग्जाम के टाइम पर उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे एक महंगी कार गिफ्ट करेगा। लेकिन अंकित एग्जाम में फेल हो जाता है। पापा, मैं फेल हो गया हूँ। आई एम रियली सॉरी पापा। अरे चिल बेटा, कोई बात नहीं। और अगर क्या हुआ कि तुम पास नहीं हुए, तुमने मुझसे जो मांगा है वो तो तुम्हें जरूर मिलेगा। जाओ, बाहर गार्डन में तुम्हारी ब्रांड न्यू चमचमाती हुई कार तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या सच में पापा? हाँ बेटा, तेरे पापा सच कह रहे हैं। जाकर देख ले। फिर अंकित दौड़ते हुए गार्डन में चला जाता है और अपनी चमचमाती हुई नई कार में बैठकर लॉन्ग ड्राइव मार के वापस घर आ जाता है। मल्लिका और नरेन कभी भी अपने बेटे पर ध्यान नहीं देते, बस उसे लाड प्यार और पैसे देकर बिगाड़ते ही रहते हैं। तो बेटा, कैसी थी कार? अब तो खुश हो ना तुम? हाँ पापा, आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। चलो, अच्छा है कि तुम्हें वो गाड़ी पसंद आई। और तुम चाहे पास हो या फेल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम एक बिजनेसमैन के बेटे हो। और हाँ, ये एग्जाम का टेंशन वेंशन मत लेना, मैं तुम्हें पास करवा दूंगा। बहुत पहचान है मेरी। यस पापा, थैंक यू। और पापा, आज ना मेरे एक दोस्त का बर्थडे है, तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। ठीक है बेटा। मल्लिका, अलमारी में से बेटे को बंडल निकाल कर दो। हाँ नरेन, अभी लाती हूँ। इस तरह उन दोनों की लापरवाही की वजह से अंकित भी पढ़ाई से दूर होते गया। और कुछ सालों के बाद धीरे धीरे नरेन का टेक्सटाइल का बिजनेस भी लॉस में जाने लगा और वो काफी कर्ज में डूब गया। और इस वजह से उसे अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ी। अंकित को भी कोई नॉलेज ना होने के कारण बिजनेस संभालने नहीं आया और आज इसीलिए वो सभी लोग इस परिस्थिति में हैं। यही थे वो सारे कारण। ना इन्होंने कभी पैसों की बचत की और ना ही कभी अपने बेटे पर ध्यान दिया। अगर आज अंकित पढ़ा लिखा होता, उसके पास अच्छी डिग्री होती, तो वो भी किसी अच्छी पोस्ट पर होता आज। जब मल्लिका दीदी और नंदोई जी को अंकित को प्यार से संभालना चाहिए था, उस पर ध्यान देना चाहिए था, तब दोनों ने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से आज उनका ये हाल है। अब इस घर को तू ही संभाल सकती है बहू, क्योंकि सब कुछ जानने के बाद भी इनकी अकल ठिकाने पर नहीं आई है। तू भी अमीर घराने से है, इसीलिए मैं कह रही हूँ, पैसों का घमंड कभी मत कर, उन्हें बचाना सीख और सही जगह पर इन्वेस्ट कर। हाँ मामी जी, आपसे पूरी बात सुनने के बाद मैं समझ सकती हूँ कि मुझे किस तरह से सभी चीजें संभालनी है और किन गलतियों से बचना है। अब मैं अपने ये ससुराल के लोगों के साथ साथ इससे जुड़ी हर एक चीज को फिर से ठीक करूंगी और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा।
इसका पूरा ध्यान दूंगी। अरे वाह, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। फिर उस दिन के बाद श्वेता ठान लेती है और वो अपने ससुराल वालों की सोच को और उनके हालातों को ठीक करने में जुट जाती है। जानकी को अपने आसपास सफाई से भरा और खुशबूदार वातावरण ही पसंद आता है। उसे गंदगी से सख्त नफरत होती है। उसके घर में एक नई बहू भी आई होती है जिसका नाम पद्मा होता है। पद्मा वैसे तो रूप रंग और चाल चलन से बहुत अच्छी होती है, पर उसे दिन रात लगातार पाद मारने की गंदी आदत होती है। एक दिन, अरे बहू, बहुत नींद आ रही है, ये झाड़ू लगाने के बाद मेरे लिए एक बढ़िया सी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाना। जी माँ जी, जरूर। तभी जानकी उबासी देती है कि अचानक से पद्मा एक जोरदार गंदी बदबू वाला पाद मारती है, जिसकी गंदी बदबू सीधे जानकी के खुले मुंह और नाक में घुस जाती है। हाय हाय हाय, अरे बहू, ये तूने क्या कर दिया? अपनी सास के सामने ही सीना तान के पाद मारते हुए तुझे शर्म नहीं आती? छी, नालायक कही की, तेरे पाद मारने की गंदी बदबू मेरे पूरे मुंह और नाक में घुस गई है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। वो मैंने आज ढेर सारा बाहर का खाना खा लिया था, इसीलिए शायद गैस हो गई। बहू, कान खोलकर सुन ले, मुझे गंदी बदबू की एलर्जी है, और अगर आइंदा से तूने मेरे सामने पाद मारने की जुर्रत भी की तो मैं तेरी ऐसी बैंड बजाऊंगी कि तू बस देखती ही रह जाएगी। सॉरी माँ जी। फिर रात में प्रीतम और पद्मा दोनों रोमांस कर रहे होते हैं कि तभी पद्मा एक धुआंधार पाद छोड़ देती है, जिससे पूरे कमरे में उसके पाद की बदबू फैल जाती है। उस बदबू के कारण प्रीतम फौरन पद्मा से दूर भागता है और उस चक्कर में वो धड़ाम करके नीचे गिर जाता है। छी पद्मा, इतनी गंदी बदबू तो हमारे गली के कूड़ेदान से भी नहीं आती जितनी तुम्हारी पाद की बदबू है। ऐसा क्या खाती हो तुम? सॉरी प्रीतम, वो मैंने आज कुछ ज्यादा ही फास्ट फूड खा लिया था, इसीलिए थोड़ी सी गैस हो गई। मैं एक मिनट भी नहीं रुक सकता इस कमरे में। अगर मैं थोड़ी देर भी यहाँ रहा तो मेरा दम घुट घुट कर मैं तो यही मर जाऊंगा। तुमने तो मेरा सारा मूड ही ऑफ कर दिया। लेकिन प्रीतम, मेरी बात तो सुनो। एक दिन मोहल्ले में जब पद्मा सब्जी खरीदने जाती है, तब भी वो ठुमक ठुमक कर पाद मारते हुए जाती है। ये सब देखकर गली की सारी औरतें अपने नाक पर हाथ लगा देती है और बाद में जानकी से कहती है, अरे ओ जानकी बहन, गली में आधा प्रदूषण तो तुम्हारी पाद मारने वाली बहू ने ही फैला रखा है। बेचारी जानकी, इसके तो भाग ही फूटे जो इसके नसीब में पदोड़ी बहू आई। हमें तो भूल कर भी अपने घर पर मत बुलाना। जो लड़की अपनी गली में ही इतने एटम बम फोड़ते हुए जाती है, वो घर पर तो हर एक मिनट में अपने पाद के पटाखे फोड़ती होगी। जानकी उन औरतों के सामने कुछ नहीं कह पाती और शर्मिंदा होकर वहां से निकल जाती। लेकिन सच तो यही होता है कि दिन ब दिन पद्मा के पाद मारने की गंदी आदत के कारण घर में बहुत ही गंद फैल रहा होता है। पद्मा दिन रात हर एक एक घंटे में कुछ ना कुछ तला और भुना हुआ और चटर पटर खाना खाती ही रहती, जिससे उसे हर वक्त गैस होती रहती है। एक दिन जानकी घर में हर तरफ ढेर सारी अगरबत्तियां लगाती है और हर तरफ एयर फ्रेशनर भी छिड़काती है, लेकिन पद्मा की एक बात से ही पूरे घर में बदबू फैल जाती है। अरे नाश पिटी करम जली, सत्यानाश हो तेरा। इतने सारे धूप अगरबत्ती लगाए थे मैंने, हर तरफ एयर फ्रेशनर भी छिड़का था मैंने, उसके बाद भी तेरे ताकतवर बदबूदार पाद ने इन सब की खुशबू को ही मिटा दिया। मैं तो तंग आ गई हूँ तुझसे। और नहीं तो क्या माँ। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, वो मैंने। बस बहुत हो गया ये तेरा नाटक। अरे पाद तो हर कोई मारता है, लेकिन तेरे पाद का टेप तो हर एक मिनट में बजता रहता है। धड़ाम धड़ुम दिन रात तू घर की घर में ही बम फोड़ती रहती है।
माँ जी, अब पात को मैं ये थोड़ी ना बोल सकती हूँ कि ओ माय डियर पात, तू अभी आ जा। वो तो नेचुरल है ना, कभी भी कहीं भी निकल जाता है। चुप हो जा तू, तेरे जहरीले पात की जहरीली बदबू तू ही सूंघती बैठ। आज के बाद अगर तूने बाहर का कुछ खाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और आज से मैं भी तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा ताकि तुम बाहर का ना खा सको, और मैं भी इसे घर में ही कैद करके रखूंगी ताकि ये बाहर जाकर कुछ ना खा सके। कभी समोसे तो कभी चाउमीन, कुछ भी खाती है और मेरे पवित्र सुगंध भरे घर को अपनी पात से अपवित्र कर देती है। तेरी पात के कारण तो लोगों की मौत हो जाएगी एक दिन। इतनी भयंकर पात मारती है तू, बेवकूफ कहीं की। फिर पद्मा के घर वाले उस पर बहुत पाबंदियां लगा देते हैं। उसे प्रीतम पैसे नहीं देता और जानकी भी उसे घर से बाहर ही नहीं निकलने देती। तब वो फोन से बाहर का खाना ऑर्डर करती है और अपने पति के गुल्लक को फोड़कर पैसे निकालती है। ये गुल्लक तो कब से यहाँ पड़ा है, प्रीतम तो इसे कभी चेक भी नहीं करता। मैं अभी इसमें से पैसे ले लेती हूँ और बाद में सेम टू सेम ऐसा ही गुल्लक लाकर मैं फिर से उसमें पैसे डाल दूंगी। डिलीवरी बॉय खिड़की के पास आकर पद्मा को खाना देता है। वाह वाह वाह, नूडल्स, शेव पूरी, कचौरी, पिज्जा, बर्गर और मेरे फ्राइड मोमोज। वाह, मजा ही आ गया। ये चिप्स भी बहुत पसंद है मुझे। आधे आइटम्स तो मैं अब भी खा लेती हूँ और आधे को छुपा कर मैं बाद में खा लूंगी। इस तरह पद्मा खाने को छुपा छुपा कर बाद में खाती रहती है और घर में किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। एक दिन प्रीतम का एक दोस्त उसके घर आने वाला होता है। तभी, आज मेरे दोस्त आने वाले हैं घर पर, वो दोनों विदेश से आए हुए हैं, प्लीज उनके सामने पाद मत मारना वरना मेरी इज्जत की तो पूरी वाटी लग जाएगी। टेंशन मत लो प्रीतम, चिल, मैं नहीं पा दूंगी। थोड़ी देर में प्रीतम के दोस्त आ जाते हैं और जब पद्मा उनको नाश्ता परोसने जाती है तब वो एक तेज आवाज वाली पाद मारती है जिसकी बदबू बहुत ही गंदी होती है। सभी अपने नाक पर हाथ रख लेते हैं और प्रीतम के दोस्त उस पर खूब हंसते हैं। क्या प्रीतम, ला लाकर तू हमारे लिए एक पाद मारने वाली भाभी लाया। नॉट फेयर यार। भाभी जी, आपने तो पाद मारने के रिकॉर्ड्स ही ब्रेक कर दिए। इतनी तेज आवाज और इतनी गंदी बदबू वाला पाद मैंने शायद ही कभी सूंघा और सुना होगा। इतना कहकर प्रीतम के दोस्त फौरन वहां से चले जाते हैं और प्रीतम बहुत गुस्सा हो जाता है। जिसका डर था वही हुआ माँ, मुझे पूरा यकीन है ये पद्मा छुप छुप कर बाहर का खाना खाती होगी। ये अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आने वाली। अरे चुड़ैल, मेरी ना सही लेकिन अपने पति की तो लाज रख लेती। बेशरम कही कि तेरा नाम पद्मा नहीं पादमा होना चाहिए था। नाक में दम करके रखा है इसने तो। अगर तूने जल्द से जल्द अपनी इस पाद मारने की गंदी आदत को नहीं सुधारा तो मैं तुझे तेरे मायके भिजवा दूंगी। सॉरी माँ जी, सॉरी प्रीतम, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। पाद तो पाद होता है ना, कभी भी निकल सकता है। बंद करो अपनी ये घिसी पीटी बकवास। हर वक्त बस तुम्हारे पास एक ही जवाब होता है, तुम कभी नहीं सुधरने वाली। और अगर ऐसा ही चला तो यहाँ से सीधा मायके ट्रांसफर हो जाओगी, तब तुम्हारी आंखें खुलेगी। फिर एक दिन पद्मा, प्रीतम और जानकी तीनों कार में सवार होकर एक रिश्तेदार के यहाँ शादी के लिए जा रहे होते हैं। तभी अचानक से एक सुनसान रास्ते पर उनकी गाड़ी के सामने कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो तीनों को किडनैप करके एक जगह पर बंद कर देते हैं। तीनों के हाथ पांव भी बांध दिए जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से कैसे निकलेंगे? नहीं, यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा और अपने गहने और पैसे को भी लेना होगा। क्या करूं, क्या करूं? अब तो एक ही रास्ता है, मेरा पाद ही इन सबको मात दे सकता है। फिर पद्मा जोर लगाकर पाद मारती है और तभी पद्मा की पाद की बदबू सूंघकर सभी गुंडे बेहोश हो जाते हैं और उतने में पद्मा, प्रीतम और जानकी
तीनों जैसे तैसे वहां से बच निकलते हैं। घर आने के बाद, बहू, आज पहली बार तेरे पात के कारण कुछ अच्छा हुआ है। हाँ पद्मा, आज तुम्हारे पात के कारण हमारी जान भी बच गई और गहने और पैसे भी मिल गए। मेरे पात के कारण आज कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन मुझे समझ में आ गया है। माँ जी, प्रीतम, मुझे माफ कर दो। मेरे पाद मारने की बुरी आदत के कारण आप दोनों को बहुत सहना पड़ा, लेकिन अब नहीं। आज मैं आप दोनों से एक वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद बाहर का खाना कम कर दूंगी और दिन में सिर्फ 2 बार ही खाना खाऊंगी, और वो भी घर का बना हुआ खाना खाऊंगी। ये हुई ना बात। बहुत खूब बहू, देर आए दुरुस्त आए। आखिर तेरी अक्ल तो ठिकाने पर आ गई। और इस तरह उस दिन के बाद से पद्मा बाहर का खाना खाना पूरी तरह कम कर देती है और सिर्फ घर का पौष्टिक खाना ही खाती है, जिसके चलते उसके नॉन स्टॉप पाद मारने की बुरी आदत भी छूट जाती है।